नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं ये ओडिशाज कोस्टल इरोजन यानी कि ओडिशा की जो तटरेखा है उसका क्षरण हो रहा है और इसी के इर्द गिर्द हमारा पूरा डिस्कशन रहने वाला है। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हालिया घटनाक्रम के बारे में कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। तो ओडिशा की 564 किलोमीटर लंबी तटरेखा कटाव से प्रभावित हो रही है और ये बात कब सामने आई, तो केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा संसद में दिए गए उत्तर में ये बात सामने आई है। अब यहीं पर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च आता है, जिसे कि NCCR भी कहा जाता है। इसने 1990 से 2022 तक आकलन किया, अध्ययन किया, जिसके अनुसार ओडिशा की 28.3% जो तटरेखा है वहां पर कटाव हो रहा है। 17.6% जो तटरेखा है वो स्थिर है यानी कि स्टेबल है और 54.1% जो तटरेखा है वो निक्षेपण या उसका विस्तार हो रहा है। अब समझिए कि तटीय कटाव होता क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की कि तटरेखा का कटाव हो रहा है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो समुद्र होते हैं वहां पर समुद्री लहरें आती हैं, धाराएं आती हैं, साथ ही साथ कई बार ज्वार भाटा भी देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जब ये समुद्र की तटरेखा से टकराते हैं तो अपने साथ रेत और मिट्टी ले जाते हैं और इसी वजह से तटीय कटाव देखने को मिलता है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के बारे में। तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसे कि MOES भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या है, तो इसका सीधा सा काम है कि भारत की जो तट रेखा है उसमें होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन यानी कि उसमें लंबाई में वृद्धि हो रही है, कटाव हो रहा है, इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तटरेखा की कटाव, वृद्धि, स्थिर हिस्सों की पहचान एवं उसकी निगरानी करना ही इसका काम है। अब इसके ही तहत 1990 से 2018 के दौरान अध्ययन किया गया। अब इसमें आप देखेंगे कि 33.6% तटरेखा कटाव के प्रति संवेदनशील है। 26.9% जो तटरेखा है वो आपका स्थिर है और जो 39.6% तटरेखा है विस्तार देखने को मिल रहा है। तो ये हमने अध्ययन के आंकड़ों को समझ लिया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट आईएएस की मुखर्जी नगर सेंटर पर जो हिंदी मीडियम का जीएस फाउंडेशन का बैच स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 20 अगस्त से और इंग्लिश मीडियम का बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप 9311667076 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि ओडिशा में जो प्रमुख प्रभावित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय सेवा आयोग के द्वारा एक अध्ययन किया गया, जिसके अकॉर्डिंग कुछ जिलों में जो भी कमी देखने को मिली उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जगत सिंहपुर के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे ओडिशा का मैप है और यहाँ पर है जगत सिंहपुर। अब इसमें आप देखेंगे कि 55.8 किलोमीटर रेखा का 47.6% हिस्सा जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आता है गंजाम, आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर 60.18 किलोमीटर तटरेखा का 45.7% हिस्सा जो है वो प्रभावित हो रहा है। इसके बाद आता है केंद्रपाड़ा, जब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है आपका केंद्रपाड़ा और इसमें 149.36 किलोमीटर तटरेखा का 45% हिस्सा प्रभावित हो रहा है। बालेश्वर की बात करेंगे तो ये रहा बालेश्वर और यहाँ पर 88 किलोमीटर तटरेखा के 23.8% हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। पुरी की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका पुरी का एरिया और पुरी के 138 किलोमीटर तटरेखा के 10.2% हिस्सा जो है इसका प्रभावित हो रहा है। और लास्ट में बात करेंगे भद्रक की, तो ये रहा भद्रक, यहाँ पर 72 किलोमीटर तटरेखा के 4.6% हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुल 6 जिले हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझते हैं कि तटीय कटाव जो हो रहा है उसके प्रमुख कारण हैं, यानी कि कारण क्या है, यानी कि किन वजहों से तटीय कटाव होता है। तो देखिए इसमें 3 पैमाने पर हम देखेंगे। पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा है मानवीय कारक और तीसरा है जलवायु परिवर्तन। प्राकृतिक कारक जो हमने आपको पीछे बताया था कि समुद्री लहरें, ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं, साथ ही साथ चक्रवात के कारण जो है वो तटों का कटाव देखने को मिलता है और इसमें एक अहम रोल मैंग्रोव का भी होता है। जब मैंग्रोव का क्षरण होता है तो तट रेखा का क्षरण भी होता है क्योंकि वनस्पतियां कम हो जाती हैं।
अब अगला है मानवीय कारक। तो कई बार जब बंदरगाह होती है उसके कारण क्या होता है, समुद्री धारा की जो दिशा है वो बदल जाती है। रेत खनन के द्वारा क्या होता है कि उस एरिया की रेत में कमी आ जाती है और अनियोजित तटीय विकास भी इसका कारण है। जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे तो समुद्र स्तर में कई बार जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है। साथ ही साथ समुद्री तूफान जो है वो उनके प्रभाव में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण तटीय कटाव होता है। अब कारण समझने के बाद हम बात करेंगे प्रभाव के बारे में, यानी कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहले बात करेंगे आजीविका की, यानी उस क्षेत्र में जो भी मछुआरा समुदाय है वो इससे प्रभावित होगा, क्योंकि अब वो मछली पकड़ने में थोड़े से उनको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कृषि भूमि का नुकसान होता है और जो लोग मछली पकड़ते हैं, जो लोग इस क्षेत्र में कृषि कार्य करते हैं, उनके आय के स्रोत में भी कमी आएगी। साथ ही साथ उस एरिया में जो लोग रहते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन करना पड़ेगा। अब संरचना की बात करेंगे तो तटीय कटाव से क्या होता है, सड़क एवं आवास प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ बंदरगाह भी प्रभावित होते हैं, पर्यटन क्षेत्र भी जाहिर तौर पर प्रभावित होता है और अन्य तटीय अवसंरचना भी इससे प्रभावित होते हैं। पारिस्थितिकी की बात करेंगे तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि मैंग्रोव का क्षरण होता है, आर्द्र भूमि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है, नदी के जो मुहाने होते हैं उन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है और कुल मिलाकर के समुद्री जैव विविधता इससे प्रभावित होती है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि जो समुद्री कटाव है, जो तटीय कटाव है, उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसने देश की पूरी तटरेखा यानी भारत की जितनी भी तटरेखा है उसके लिए जोखिम रेखा निर्धारित की है। अब जोखिम रेखा क्या करती है? जोखिम रेखा का काम होता है जो भी तटरेखा है, भारत की कुल तटरेखा है, उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन हो रहे हैं और इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि भी इन सभी को शामिल किया गया है। यानी कि इसका काम सीधा सा ये है, जो भी तटरेखा उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उनको दर्शाती है ये। अब समझिए कि इस रेखा का उपयोग जब तटीय राज्यों की संबंधित एजेंसियों के द्वारा आपदा प्रबंधन और अनुकूलन एवं जोखिम न्यूनीकरण उपायों की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाता है। यानी कि जो जोखिम रेखा है इसका तटीय जो राज्य हैं उनके द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग करके ही वो तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय क्षेत्रों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण के लिए और मछुआरों के लिए और इसके साथ ही साथ वहां की जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 जारी किया। और इसी के साथ अब तटीय संरक्षण की राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार की गई है। किसके द्वारा? सभी मंत्रालय के द्वारा। अब इसका काम क्या होता है कि जितने भी तटीय राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश बनाने का कार्य करती है। इसके बाद हम बात करेंगे बाढ़ प्रबंधन योजना की। अब ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल है, बाढ़ प्रबंधन योजना। अब इसमें समुद्री कटाव रोधी योजनाएं शामिल हैं और राज्य अपनी प्राथमिकता के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। अगला है तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, जिसे कि CMIS भी कहा जाता है। अब समझिए कि केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसका नाम है जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास। अब इसके अंतर्गत ही आती है तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। अब ये जो तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली है इसके अंतर्गत तट के यानी कि जो तट रेखा है उसके निकट जितने भी क्षेत्र हैं उनसे संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और इन आंकड़ों का उपयोग जो संवेदनशील तटीय क्षेत्र हैं यानी कि जो बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हैं उसमें योजना का निर्माण करने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ उनके रखरखाव के लिए भी इन आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में तटीय संरक्षण यानी जो तट हैं उनके संरक्षण के उपाय की अभिकल्पना और तट रेखा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की गई है इसके तहत। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सरकार के द्वारा कदम उठाए गए, इनके द्वारा इस पर कार्य किया जा रहा है। तो यही था आज का हमारा पूरा डिस्कशन। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, समुद्र स्तर में वृद्धि से तटीय बाढ़ का जोखिम बढ़ सकता है। दूसरा कथन है,
मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा कथन है कि तटीय कटाव केवल प्राकृतिक कारणों से होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से सही है या सही है। ए ऑप्शन क्या कहता है, केवल एक सही है। बी ऑप्शन केवल 1 और 2 सही हैं। सी ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है। या डी ऑप्शन 1, 2 और 3 यानी कि तीनों सही हैं। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।